गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर हिंदी क्लास। बच्चों, कल हम लोग पढ़ रहे थे चुनाव के बारे में, इलेक्शन के बारे में, मतदान के बारे में, और वही यहाँ पर दिया गया है कि इलेक्शन में ये सज्जन खड़े हुए हैं। अक्सर जो लीडर होते हैं वो बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। जो बात मुंह से निकल जाती है, मुंह से जो बात बाहर आती है वो हवा में चल जाती है, करने का कुछ नहीं रहता है। वो बड़े उसमें कहा था कि पहले उसमें हमने देखा कि उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था, जियो पास किया था कि विद्यालय में अध्यापकों को बच्चों को मारने की सख्त मनाही है। उन्हें कोई भी शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, उनको कोई पनिशमेंट देना नहीं चाहिए। वो बात आज भी चल रही है और खुद अपने बेटे को मारते हैं। दूसरी बात, वह लेबर के लिए कहते हैं कि मैं उनके टाइम फिक्स करूँगा, उनकी तनख्वाह फिक्स करूँगा और उनके हक़ में मैं बात करूँगा। और घर में जब रसोई पैसे पूछने के लिए आता है तो उसको 2 महीने की तनख्वाह नहीं दिए सो है। उसके बाद से जो सफाई वाली जो औरत है वो आकर पैसे पूछती है, उसके घर में खाने के लिए दाना नहीं है तो उसको कहते हैं कि अभी नहीं, मैं बाद में पैसे दूंगा। और बातें उसके बाद से जो उनके जो एडवाइज़र है और जो उनके क्या कहेंगे कि असिस्टेंट है, वो भी आकर बेचारे बूढ़े हो गए हैं। काम पर उनके ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है और काम के बोझ के कारण थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे चश्मा दिखाई नहीं दे रहा है वगैरह वगैरह, जो अपनी मजबूरी बता रहे हैं। तो हमारे ये जो सेठ साहब है, ये जो हमारे लीडर है, जो राजनेता है, वे कह रहे हैं कि नहीं, आप थोड़ा सा जल्दी आकर काम किया करो, या फिर आप रेस्ट ले लो, या फिर आप चश्मा बदल लो, मैं चिट्ठी लिख कर दूँगा वगैरह। और उसको अगर तुम निकालना चाहे तो निकालो, पर उसके लिए एक असिस्ट रखना नहीं चाहते हैं। थर्ड पर्सन है कि लड़के आए हैं और लड़कों को उकसाने का काम कर रहे हैं, उनको अश्लील करने का काम कर रहे हैं। और ये अक्सर होते रहता है, होते आ रहा है, और ये बात हमारे पाठ में भी दी गई है। उसके बाद से जो एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ लोग आए हुए हैं, विज्ञापन के लिए या काय के लिए हैं, हाँ, और एजुकेशन करने के लिए बच्चों को तो कह रहे हैं और उनको उकसा रहे हैं। यहाँ तक मैंने पढ़ा है पेज नंबर 56। बच्चों, मैं कहाँ से पढ़ूँ? शायद स्टार्टिंग से पढ़ती हूँ, सिर्फ पढ़ती हूँ, सुनो खाली, बाद में उसको एक्सप्लेन करूँगी। जहाँ के रुके थे वहाँ से। संपादक, हाँ, एडिटर, मुँह फुलाकर अवश्य पढ़ा होगा। तो लड़कों का प्रवेश, हाँ, उसके बाद जो संपादक पेपर में जर्नलिस्ट आए हुए हैं, संपादक आए हुए हैं और बता रहे कि मैंने कल का जो अखबार में था उन्होंने पढ़ा क्या, उस वजह से लड़के आए उनको उकसाने का काम कर रहे हैं और कहते हैं कि तुमने क्या क्या किया है। और आप सेठ जी, आपके मित्र किधर वोट दे रहे हैं? वही लड़का, आज का वक्तव्य के बाद तो 75% वोट आपके तो ही है। हाँ, विश्वविद्यालय पर जोर डलवाकर छात्रावास अवश्य। वही लड़का, अच्छा बच्चों, नमस्ते। आज का मेरा वक्तव्य कैसा है? एक लड़का, छात्रों में सब और उसी की चर्चा है, बड़ा जोश सॉरी एक्सक्यूज़ मी, बड़ा जोश है सब में। और कह रहे हैं कि आज मैंने जो स्पीच दिया था वो बच्चों को कि क्या करना है क्या नहीं, एक्सक्यूज़ मी बच्चों, और कहा कि नहीं, आपका जो क्या कहते हैं कि स्पीच था वो बहुत अच्छा था, ऐसे बच्चे आपसे सहमत है। आज का वक्तव्य के बाद 75% वोट आप ही के हैं। हाँ, विश्वविद्यालय पर जोर डालकर छात्रावास, तो उसने कहा कि विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी के बच्चों को उन्होंने क्या किया, बुला लिया है और उनको शायद कुछ फाइनेंशियल देकर वोट खरीदना, जिसको कहते हैं, देकर वो वोट मांग रहे हैं, कुछ देकर वोट मांग रहे हैं। और अब ये दोनों में एक तरह की कोड में बातचीत हो रही है। अवश्य हम वर्तमान प्रिंसिपल को हटाना चाहते हैं, वे बहुत अनुशासन प्रिय और कठोर स्वभाव के हैं। सेठ जी गिरी हुई आवाज़ में, एक
आपकी मांग उचित है, पर इतनी जल्दी यह सब कैसे होगा? वह लड़का, हम कल से हड़ताल करेंगे। अपने छात्रों के अधिकारों का बीड़ा उठाए हैं आपने छात्रों के अधिकारों का बीड़ा उठाया है, इसलिए हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। सेठ जी अनमने भाव से, मैं आपका सेवक हूँ, यह हमारे संपादक है, आप अपना बयान इन्हें दे दें, वो जितना उचित समझेंगे छाप देंगे। तो ये जर्नलिस्ट है और ये आए हुए हैं और उसने कहा है कि अब लड़कों ने कहा कि हम प्रिंसिपल को हटाना चाहते हैं क्योंकि वे अनुशासन डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन सिखाते हैं, बच्चों में डिसिप्लिन रहना चाहते हैं और कहते हैं कि हम हटाना चाहते हैं क्योंकि हमको डिसिप्लिन स्कूल में नहीं चाहिए, हमको कॉपी चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, हमको क्लास नहीं चाहिए, हमको मस्ती चाहिए वगैरह। शायद आजकल के कुछ लड़कों को ये पसंद है और ऐसे लड़के जो सिर्फ यूनिवर्सिटी में मटर गश्ती करने के लिए, मस्ती करने के लिए आते हैं और कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं होता है, उस प्रकार के लड़के यहाँ पर आए हुए हैं। और उन लड़कों ने कह दिया है कि हम इस प्रिंसिपल को हटाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एजिटेशन करेंगे, धरना पर बैठ जाएंगे, हम अपनी मांग पूरी करेंगे। और पर प्रिंसिपल को ये हटा नहीं सकते क्योंकि प्रिंसिपल के भी कुछ प्रिंसिपल है, वो कुछ काम करते हैं, उनके जो एम है वो सही तरीके से काम करें, उसको हटाने का इनको भी अभी कुछ हक नहीं है, तो ये काम नहीं कर सकते। पर बच्चों को झूठे आश्वासन, झूठी तसल्ली दे रहे हैं और कहे कि तुमको जो भी कुछ करना है ये संपादक की जर्नलिस्ट से कह दो, ये तुम्हारी बात मानेंगे और पेपर में छाप देंगे। ठीक है, हम कल संपादक जी की सेवा में उपस्थित होंगे। नमस्कार करके चले जाते हैं। सेठ जी, इनका बयान बिल्कुल न छापना, प्रिंसिपल हमारे कृपालु है और अब कमेटी के सदस्य हमारे मित्र हैं, मुँह फुलाए हुए। जी अच्छा। अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ कि वो इनकी बात तुम छाप देना, पर उनकी बात बिल्कुल नहीं छापना क्योंकि प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वो मैं जो कहता हूँ वो करते हैं, हम उनके हाथ के नीचे हम भी उनके साथ ही काम करते हैं। और जो कमेटी मेंबर्स है वो इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि प्रिंसिपल को हटा देना चाहिए क्योंकि वो लायक आदमी हैं। तो इसीलिए तुम क्या करो, उनकी बातों को मत छापो। मैंने ये लड़कों को झूठा आश्वासन ही दिया है। सेठ जी, आप घबराए नहीं, चुनाव हो जाने दो, फिर कोई प्रबंध करूँगा। इस समय नया आदमी रखना ठीक नहीं। संपादक जी लंबी सांस लेकर जाते हुए, बहुत अच्छा। श्रीमती सेठ जी, सेठ जोर से दरवाजे को धक्का मारते हुए बलराम का हाथ पकड़े हुए, सॉरी बच्चों, लंबी सांस लेकर जाते हुए, बहुत अच्छा। श्रीमती सेठ जोर से दरवाजे को धक्का मारते हुए बलराम का हाथ पकड़े हुए आती है। अब इनकी पत्नी यही है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को मारा है और उस बेटे और अपने पति पर उसका गुस्सा बताने के लिए उनकी पत्नी श्रीमती सेठानी, मिसेस सेठानी वहाँ पर आई हुई है। मैं कहती हूँ, अब बच्चों से प्यार करना कब सीखेंगे? जब देखो पीटते रहते हो। देखो तो सही, गाल पर उंगलियों के निशान पड़ गए हैं अभी तो। हाँ, अब वो आई है, तुम तो बड़े बड़े बातें करते हैं और तुम बच्चों को कब प्यार करेंगे? सिर्फ अपनी बातें, बड़े बड़े बातें में तुम छापे रहते हैं। देखो बच्चे को तुमने कितने जोर से मारा है, इसके गाल पर हाथ के निशान तक आ गए हैं अभी तो, क्योंकि अब संपादक आए हुए हैं और ये बात जब है सामने भी तो ये बात क्या करेंगे, वो छाप देंगे पेपर में और बात क्या हो जाएंगी, पूरी वायरल हो जाएगी, सभी को मालूम हो जाएगी। सेठ जी, समाचार पत्र पर दृष्टि जमाई हुई है। तुम्हें अभी बात करने का सलीका भी तुम्हें कभी बात करने का सलीका भी आएगा। जाओ, इस समय मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि ये लोगों की छोटी छोटी बातों में भड़का रहे हैं और कहते हैं कि अगर संपादक के सामने बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बात सारी पेपर छप जाएंगी कि इन्हें अपने बेटे को मार रहा है, लड़कों को नहीं मारना गुनाह है वगैरह जो बातें कर रहे हैं, इनके घर में क्या हो रहा है, ये सब बातें मालूम हो जाएंगे। आजकल ये हो रहा है, हम लोग सारी बात टीवी पर भी देखते हैं ना बच्चों। तो ये कह रहे हैं कि अच्छा तुमको तो खुद को बात करने ढंग नहीं है, तरीका नहीं है, तुम ऐसे जाओ क्योंकि अब मैं बहुत ही व्यस्त हूँ। श्रीमती सेठ, हाँ, बस सुनने का समय नहीं पर मारने का तो है। भूसे की कोठरी में बैठा रो रहा था। भूसे कोठरी यानी कि कोई जगह जहाँ पर छुप कर रो रहा था। क्रोध से इन्हें संभाल कर रखा करो, आ जाते हैं सुबह सुबह दिमाग चाटने। बच्चे को एक चप्पट लगाती है। मुझे तुझे कितनी बार समझाया कि यह ना आया कर, यह बाप नहीं दुश्मन है। दूसरों के बच्चों से प्रेम करेंगे, उनकी उन्नति के लिए भाषण झाड़ेंगे, बिल पास करवाएंगे और घर में
अभी अपना पूरा गुस्सा निकाल कह रहे कि बच्चों के लिए बिल पास करेंगे कि बच्चों को मारो मत, दंड मत दो, शारीरिक दंड मत दो, दंड देना गुनाह है, और दूसरों के लेबर्स के लिए, नौकरों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए सब बड़े बड़े रूल्स बनाएंगे, पर अपने घर को कभी नहीं देखेंगे, अपने बच्चों को कभी नहीं देखेंगे, बच्चों को हमेशा मारेंगे, डांटेंगे, घर के नौकरों को बराबर टाइम पर कोई चीज़ कोई पैसा नहीं देंगे, और ये सब बातें करते, तुम इनकी बातों में मत जाओ, ये घर में कुछ भी नहीं कर सकते। सेठ जी क्रोध में पागल होकर पत्नी को ढकेलते हुए, निकलो, कितने बार कहा है इस कमरे में ना आया करो। श्रीमती सेठ, आप कभी अंदर आए तो ना, सारा दिन मिलने वालों का तांता लगा रहता है, आखिर हमें कुछ करना हो तो किस समय कहे। तो कहते हैं कि तुम ये कमरे में नहीं आना, ये कमरे में क्योंकि गुप्त बातें होती है, सीक्रेट बातें होती है, झूठे वादे होते हैं, और तुम यहाँ पर नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर मैं लोगों से बातें करता हूँ। तो उससे कहा कि मैं यहाँ नहीं आऊँगी तो तुम कब अंदर आएंगे, मैं कब तुमसे हमारे घर की बातें, हमारे बारे में बातें हम तुमसे कब करेंगे। सेठ जी, मैंने कौन सा उनका सिर फोड़ दिया जो तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत पड़ गई। उसने कहा कि मैंने से एक थप्पड़ मारा है, और थप्पड़ मारने का उन्होंने क्या कहा था, स्कूल में बंद करने के लिए कहा था, और तुम इसके बारे में कह रहे हो कि मैं इसका सिर तो नहीं फोड़ा ना, खून तो नहीं बहा ना, इसको चोट तो नहीं आई ना, फिर तुम किस बात की बात कर रहे हो। श्रीमती सेठ, हाँ, उसी को तो कमी है, अब फोड़ दो, तुम पागल तो हो गई हो, निकलो यहाँ से। अब वो गुस्से में आ गए और कह रहे कि यहाँ से चले जाओ। श्रीमती सेठ, ठीक है, इस घर में रहेंगे ही नहीं, राम लखन तांगा ले आओ, मैं अभी मायके जाऊंगी। तेजी से बच्चों को लेकर जाती है, दरवाजा जोर से बंद होता है, फ़ोन बजता है। सेठ जी कर्कश आवाज़ में, हेलो हेलो, ओहो, श्रीमती सरला देवी आवाज़ में मधुरता लाती है। गुस्से में है, अपनी पत्नी से गुस्से में है, पत्नी से ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, वो गुस्से में मायके चल जा रही है, और फ़ोन आया, फ़ोन उठा रहे हैं, फ़ोन किसका नहीं मालूम नहीं, इसलिए गुस्से में फ़ोन उठाते हैं, और उधर से आवाज़ आ रही है औरत की। जब औरत की आवाज़ है तो उनका आवाज़ बिल्कुल धीमे हो गया है, बड़े मधुरता से उससे बात कर रहे हैं। अच्छा, क्षमा कीजिए, कुछ परेशान था, कहिए, कैसे याद किया। जी हाँ, तबीयत तो ठीक है, कहिए, आपके महिला समाज में क्या पास किया है, मैं भी कुछ आशा रखूं क्या। तो घर की महिला से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि आपके महिला समाज में क्या हुआ है, कुछ हो रहा है क्या, कुछ कहना है क्या, कुछ कह दो, मैं कुछ कहूँगा वगैरह वगैरह। और उससे भी वो दूसरों के महिलाओं के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी चिल्ड्रन। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ, आप विश्वास रखें, महिलाओं के हितों की मैं पूरी रक्षा करूँगा, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ूंगा, मुझसे बढ़िया रक्षक आपको वर्तमान उम्मीदवारों में और कौन ना मिलेगा। ठीक है, मैं औरतों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में लड़ूंगा, उनकी साइड से मैं बात करूंगा, और तुम घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा की बात करूँगा। पर अगर धीरे से मैं अगर बात कहूँ तो घर की औरतों की मैं कभी इज्जत नहीं होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर, क्योंकि घर की औरत में उनके निगाह में कोई क्या कहेंगे कि इज्जत ही नहीं है, सम्मान नहीं है, प्रेम नहीं है, और उसी प्रकार से ये बातें करते हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे बच्चों, और छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ये छोटे क्वेश्चंस तो तुम लिख सकते हैं, एक एक शब्द में कहा, एक ही शब्द जैसे मत लिखो। जैसे कि सेठ जी के व्यवहार कैसा था, सेठ जी का व्यवहार बड़ा कठोर, बाहर से और अंदर से अलग अलग की बात करते थे। सेठ जी के बेटे का नाम क्या था, सेठ जी के बेटे का नाम बालराम था, ऐसा आंसर लिखो। सेठ जी के रसोई का नाम क्या था, सेठ जी के रसोई का नाम राम लखन था शायद। संपादक सेठ जी को क्या निवेदन करता है कि कोई असिस्टेंट उसके हाथ के नीचे काम करने के लिए वो निवेदन करते हैं। बच्चे हम लोगों ने अपराजिता भी ख़त्म किया है, और आप एक सेकेंड, तुलसी के दोहे हमको एक बार ख़त्म करना है। 2 कविताएं हो गई हैं, एक बार 2 लेसन ख़त्म करना है, 3 लेसन ख़त्म किए, 4 लेसन ख़त्म किए हैं। अब हमको थोड़ा सा प्रथम रश्मि और 2 पाठ ख़त्म करने हैं। तुलसी के दोहे, इन पाठों के बाद मैं तुलसी के दोहे ख़त्म करूँगी।
नॉन डिटेल में तो बहुत है बच्चों। धरती को बचाए, एक बार धरती को बचाए देखेंगे क्या? 1 और 2। धरती को बचाए प्लांटेशन के बारे में है कि आजकल जो पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंटल में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर धरती लोग क्या कर रहे हैं, धड़ाधड़ पेड़ों को काटते हुए चले जा रहे हैं, घर बना रहे हैं, लकड़ी को बेच रहे हैं, सिर्फ फाइनेंशियल खाली पैसों के बारे में सोच रहे हैं। पर क्या कहेंगे कि अगर पेड़ पौधे कट जाएंगे तो हमको हवा कहाँ से आएंगी, हमको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, हमारा वातावरण कैसे शुद्ध होगा। इसके कारण धरती पर भी क्या है, कई प्रकार के उलट पुलट फेर हो रहे हैं। कभी ज़्यादा वर्षा हो रही है, कभी ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं बहुत गर्मी पड़ रही है, कहीं बाढ़ आ जा रही है, कहीं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कई तरह की बीमारी आ रही है। ये सब हमारे पृथ्वी को हमने प्रकृति से छेड़छाड़ का ये नतीजा है, ये ऐसा सभी लोग सोच रहे हैं। तो हमारे जो लेखक है एन मणिवासकम, ये भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि इनका थोड़ा सा मैं परिचय देती हूँ, बाद में क्या है पार्ट में एक छोटे से लाइन में इसको देखेंगे, शायद तब तक समय हो जाएगा। लेखक परिचय एन मणिवासकम का पूरा नाम नटराजन मणिवासकम है। ये विश्व प्रसिद्ध जल से जुड़े पर्यावरणीय व प्रदूषण संबंध विषय के विशेषज्ञ हैं। हाँ, मैंने बताया ना कि वर्ल्ड फेमस जल वाटर पोल्यूशन और पर्यावरणीय यानी कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ये बहुत बड़े जानकार है, बहुत बड़े विशेषज्ञ है। ही इज़ वेरी फेमस, क्या कहेंगे कि विशेषज्ञ, यानी कि पूरी उनकी जानकारी है। इनका जन्म तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित पुंजय पुलड़पट्टी नामक ग्राम में सन 1951 में हुआ था। इनके पिता का नाम C.K. नटराजन और माता का नाम अरुणागिरी अमाल है। ये इनका नाम जो है एन मणिवासकम, इसको हम लोग पढ़ने से ही हम समझ जा सकते हैं कि ये साउथ के ही है। और इन्होंने स्पेशलिस्ट, ये काय में स्पेशलिस्ट है, वाटर पोल्यूशन और एनवायरमेंटल पोल्यूशन के। ये अभी मैंने क्या बताया कि स्पेशलिस्ट है। और इनका नाम, इनके पिता का नाम, इनके माँ का नाम सुनने के बाद हम ज़रूर जान सकते हैं कि ये साउथ के हैं। और माना है कि ये तमिलनाडु में हुए हैं। इनके गांव का नाम कुछ बड़ा सा नाम है और इनका जन्म 1951 में होता है। इनके गांव का नाम है पुंजे पुलइमपट्टी। एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ है। ये कहाँ है? मद्रास, तमिलनाडु में। इनकी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा ईरोड जिले में हुई। बचपन में ही इनकी दिलचस्पी पर्यावरण संरक्षण के प्रति थी, इसीलिए उन्हें विज्ञान विषय का चयन किया। यानी कि बचपन से ये ही यूज्ड टू टॉक अबाउट द पर्यावरण, पहले से ये इन्वायरमेंट के बारे में बात करते थे, इसकी रक्षा के बारे में, इसके प्रोटेक्शन के बारे में बात करते थे। इसलिए उन्होंने जब साइंस का विषय लिया तो साइंस विषय में इनका जो सब्जेक्ट था वो बायोलॉजी सब्जेक्ट था। और मद्रास विश्वविद्यालय में MSc की शिक्षा प्राप्त की और लगन और कड़ी मेहनत से उन्होंने तमिलनाडु सरकार के इंडियन वाटर वर्क्स में जल विश्लेषण के पद पर पहुंचा दिया। और ये तमिलनाडु के वाटर वर्क्स में ये काम करते थे। वहाँ के वाटर वर्क्स जो भी डिपार्टमेंट था वो डिपार्टमेंट में उनको काम मिल गया। उनके चाह का, उनके पसंद का काम उन्हें वहाँ पर मिल गया। इन्होंने पर्यावरण के बारे में, पोल्यूशन के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी है और उनकी किताबें जग प्रसिद्ध भी हो गई है। प्रैक्टिकल बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट हैंडबुक और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट ऑफ टेक्सटाइल
वगैरह वगैरह उन्होंने कुछ किताबों के नाम भी लिखे हैं। ये सारी इतनी जानकारी हमको एक परीक्षा में इनके इसके बारे में, लेखक के बारे में नहीं आती है। धरती क्या बचाना है, कैसे बचाना है, हमारी धरती का संबंध क्या है वगैरह, ऐसा प्रश्न हमको आ सकता है। मैं थोड़ा सा खाली पढ़ रही हूँ। जैसे अमूल्य पर्यावरणीय संरक्षण निधि की उपाय वाली पुस्तकें लिखी है। पर्यावरण के व प्रदूषण से संबंधित किसी भी विषय का गहन अध्ययन इन पुस्तकों के बिना संभव नहीं है। इसलिए ये पुस्तकें धरती के हरा भरा बनाए रखने की कुंजी है। यानी कि धरती को कैसे हरा भरा रखना, नए नए इक्विपमेंट्स, नए नए तरीके उन्होंने अपने नए नए तरीक़ों से काम कर रहे हैं। प्रस्तुत निबंध मणिवासकम की पुस्तक हवा और पानी में जहर, वी ब्रीथ एंड ड्रिंक पॉइजन का अंश है। इसमें उन्होंने पर्यावरण का व प्रदूषण संबंधी विषय के बारे में सुंदर वर्णन किया है। इसका हिंदी अनुवाद श्रीमती सरला भल्ला ने किया है। 2 दिन से हम लोग भी पेपर में पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं कि आजकल जो वाटर पोल्यूशन हुआ है, वाटर पोल्यूशन का कारण वेल्लूर में कई लोग बीमार हो गए हैं। एक नई तरह की बीमारी उनको आई है। उनको फिर जैसे उनका शरीर कांपता है, फिर जैसा उनको हो जाता है और उनके हाथ पैर में जकड़न आ जाती है और पता नहीं उनको क्या क्या होता है। और एक नई बीमारी फिर हमारे आंध्र प्रदेश में, हमारे तेलंगाना है, तो हमारे शहर से कुछ दूर पर ये बीमारी फैली हुई है। ये क्या है? वाटर पोल्यूशन का प्रभाव है, ऐसा लोग बता रहे हैं कि वाटर में जिंक ऑक्साइड जो मेटल्स जो पानी है जिसके कारण लोगों को शरीर पर उसका प्रभाव पड़ा है। ऐसा जो क्या कहते हैं कि विशेषज्ञ है, जो स्पेशलिस्ट है, उन्होंने ये बात बताई है, उन्होंने इसका संशोधन किया है, इसके ऊपर उन्होंने कार्य किया है, इस पर उन्होंने उसके लिए कई प्रयोग किए हैं, कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उन्होंने इस बात का पता लगाया है। धरती को बचाए। मनुष्य ने लालच में प्रकृति भंडारों और संसाधनों को खाली कर दिया है। यदि युद्ध स्तर पर कदम न उठाए गए तो धरती हमारी भरण पोषण की क्षमता खो देगी और हमें तथा अन्य सभी जीवित प्राणियों को जीने के साधनों से वंचित कर देगी। यानी बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, धरती से, ज़मीन से, पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम धरती से खिलवाड़ करेंगे, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो हमारे नेचुरल वेल्थ है, इसके साथ जब हम खिलवाड़ करेंगे तो हम जीने के लायक नहीं रहेंगे। हमको ना कोई चीज़ मिलेगी। हमारे जीने का तो सबसे पहला साधन ऑक्सीजन, वो हमको नहीं मिलेगा। हमको हवा नहीं मिलेंगे, हवा नहीं तो पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। और प्रकृति हमारे से अपना जो हम उसको काट रहे हैं, अपना जो लाभ देख रहे हैं, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और हमको एक प्रकार से भूखे ही मार देगी। स्टॉकहोम में 1972 के संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था, रहने अथवा भोजन, पानी, सफाई और शीत छिपाने के लिए स्थान मुहैया कराने, रेगिस्तानों को हरा भरा करने और पहाड़ों को रहने योग्य बनाने हेतु पर्यावरण में सुधार लाने के लिए विकास एक प्रमुख साधन है। उसने बताया, यानी कि 1972 में जब इंदिरा गांधी थी तो उसने कहा कि हमको रहने के लिए हमको अगर रहना है, यानी कि मनुष्य के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो उसने कहा था कि हमें मनुष्य के रहने के लिए भोजन ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, सफाई ज़रूरी है और सिर छिपाने के लिए घर भी ज़रूरी है। और इस सारी चीज़ों के लिए जहाँ जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ जहाँ डेजर्ट्स है, उनको भी हमको हरा भरा करना होगा। उनको सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी, उनको पानी की व्यवस्था करनी होगी, उनको पानी से उनको हरा भरा करना होगा, उनके पानी के स्रोतों को लाना होगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, उन नेचुरल चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। इसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर, हमारे एनवायरमेंटल पर पड़ रहा है और हम पेड़ों को, पौधों को धड़ाधड़ काटते हुए चले जा रहे हैं। तो इंदिरा गांधी जो बात कही थी वो बिल्कुल सही थी। जनसंख्या वृद्धि पर पूरी रोक तो नहीं लगाई जा सकती, परंतु सरल सस्ते उपायों से अपनाकर प्रदूषण का स्तर कम से कम
किया जा सकता है। उसने कहा कि जनसंख्या है, एक घर में एक घर में 2 बच्चे तो रहेंगे ही, उसको हम लोग कर नहीं सकते हैं। पर हमारे हाथ में जो है, जो पर्यावरण है, जो पोल्यूशन है, जो एनवायरमेंटल है, इसको तो हम रोक सकते हैं। इसकी तो हम लोग रक्षा करते हैं, क्योंकि हम उसके रक्षक हैं। अगर हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ये इंदिरा गांधी ने कुछ सुझाव हम लोगों के लिए दिए थे, विशेषज्ञों को दिए थे, साइंटिस्ट को ये सुझाव उन्होंने दिए थे। हम पृथ्वी से जितना कुछ लेते हैं उससे अधिक उसे लौटाना होगा। उदाहरण के लिए वनों को काटने के पश्चात वन लगाए जाने चाहिए। प्रत्येक कटने वाले वृक्ष के बदले में एक वृक्ष अवश्य लगाए। जहाँ कहीं वायु प्रदूषण अधिक हो, वह प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के आसपास अधिक संख्या में प्रदूषण का मुकाबला करने वाले पेड़ लगाना चाहिए। उसने कहा कि ठीक है भाई, एक पेड़ हम काट रहे हैं तो उसके ऊपर तुम और एक पेड़ लगाओ, उसके ऊपर तुम और 2 पेड़ लगाओ। जहाँ पर कहेंगे कि फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, उस इंडस्ट्री को से जो धुआं निकलता है, जो गंदगी निकलती है, उस वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए हमको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अगर हम एक जगह पर एक से 2 पेड़ लगाएंगे तो वहाँ का वातावरण, वहाँ का पोल्यूशन कम हो जाएगा, एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा और हमको स्वच्छ वायु मिल सकती है। और उसका जो परिणाम है वो फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, जो हवा निकलती है, इसका प्रभाव जो करने वाले मजदूरों पर, कर्मचारियों पर भी पड़ता है, आजू बाजू के गाँव में भी पड़ता है। और हमने कुछ महीने पहले जो दुर्घटना विशाखापट्टनम के फैक्ट्री से में घटी थी, उसको हम अभी तक भी नहीं भूल सके हैं कि ऐसे ऐसे दुर्घटनाएं भी घटती जाती है, जिसका प्रभाव लोगों की ज़िंदगी में पड़ता है। कई कई घर लूट जाते हैं, कई लोग बर्बाद हो जाते हैं, कितने लोगों के यानी कि जीवन के ऊपर उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज है, जहाँ पर कारखाने हैं, जहाँ पर औद्योगिकरण हो रहा है, वहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ लगाने से वहाँ का वातावरण शुद्ध होगा और लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन का सहारा मिल सकता है। आंध्र प्रदेश में देखो बच्चों, अभी मैंने वो बात की और वही बात यहाँ पर आ रही है कि आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम स्टील संयंत्र ने अपने परिसर में 20 लाख से भी अधिक वृक्ष लगाए हैं। उन्होंने एक नारा भी किया है, तैयार होने वाले प्रत्येक तरल स्टील के लिए एक वृक्ष। तो देखिए कि जैसे मैंने बताया कि विशाखापट्टनम में जो फैक्ट्री में जो आग लगी थी, कितना धुआं निकला था, कितना नुकसान हुआ था लोगों के शरीर पर, उनके स्वास्थ्य पर कितना ही प्रभाव पड़ा था। पर ये जो लाइन है, जो हमने अभी जो पाठ में पढ़ा है, ये कई साल पहले की बात है। तो उस समय पर विशाखापट्टनम में जहाँ कहीं पर फैक्ट्री थी, उसके आसपास लोगों ने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए थे कि जिसके कारण वहाँ का वातावरण जो है शुद्ध रहे, और शुद्ध हवा वहाँ पर फैली रहे, इसका उन्होंने इंतज़ाम किया था। पर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से वहीं पर वो फैक्ट्री में कहीं पर आग लग गई है। और उसने कहा था कि हम स्टील फैक्ट्री जब बना रहे हैं तो इसके लिए हमको एक जगह पर एक पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जस्ता तथा सीसा के अग्रणी निर्माता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कथन है, हम केवल पर्यावरण का आनंद ही नहीं लेते हैं, हम पर्यावरण से सब बहुत कुछ लेते हैं। हम एनवायरमेंट से खाली हवा नहीं लेते हैं, खाली सांस नहीं लेते हैं, हम से खाली शुद्ध हवा से अपने आप को उल्लादित नहीं करते। हमको इस वृक्ष से बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती है और वे हमारे क्या करते हैं, वृक्ष संरक्षण भी हमारे करते हैं। और इसे साबित करने के लिए उसने अपने परिसर में तथा आसपास के गांव में हज़ारों वृक्ष लगाए हैं। द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने तेल संशोधक इकाइयों के आसपास हरित पट्टियाँ विकसित करने और वर्ष 1991 के दौरान इसमें 1 लाख से अधिक वृक्ष लगाए हैं। प्रदूषण को कम करने में कचरे के पुनः उपयोग की प्रदूषण भूमिका होती है। उपचार के बाद व्यर्थ पानी का कृषि तथा जल जीवों का फसल प्राप्त करने की उपयोग किया जा सकता है। भारत की अधिकांश कागज़ बनाने वाली मिलें कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल का धान तथा गन्ने की खेती में उपयोग करती है। औद्योगिक कचरे तथा ठोस कचरे का पुनः उपयोग करके उसमें उपयोगी वस्तुएं तैयार कार्य धीरे धीरे महत्व प्राप्त कर रहा है। ये क्यों
दिल्ली के इसने बताया कि जो पानी कारखानों से जो पानी जो निकलता है, वो कह रहे हैं कि उसका उपयोग हम अन्य कोई चीज़ों के लिए भी जैसे कर सकते हैं। उसने कहा कि फसलों के लिए कर सकते हैं, गन्ने की खेती के लिए कर सकते हैं, इसके अंदर कागज़ भिगाने के लिए, क्योंकि कागज़ को जो पुरानी रद्दी जो कागज़ है उसको भिगोकर उसे और उसकी प्रक्रिया से उससे और नया कागज़ भी तैयार करते हैं, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो खेतों में जो अनाज कट जाते हैं, जो सूखे ठंडल बच जाते हैं, तो लोग पहले काटते थे, उसको जलाते थे। तो आजकल नई टेक्निक शुरू की है और उस टेक्निक के कारण उस परल को, उस घास फूस को लोग क्या करते, जलाते नहीं, क्योंकि जलाने के बाद में इसका प्रदूषण फैल रहा है, वायु प्रदूषण फैल रहा है। तो इसके कारण हमारे दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि वो जो सूखे ठंडल जो थे, जो खेत में जो काम उस समय पर काम नहीं आती थी, उसको जलाने के बदले उन्होंने क्या किया, कुछ केमिकल तैयार करके उसको वहीं पर खेती में ही दबाने की कोशिश की, जिसके कारण क्या है, वो खेती में दब जाते हैं। उसके कारण और एक प्रकार की मैन्योर तैयार होती है और एक प्रकार की खाद तैयार होती है, और वो खाद जो है हमारी खेती के लिए आगे भी काम आ सकती है। ऐसा कार्य भी हमारे दिल्ली सरकार जो केजरीवाल, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने ये काम वहाँ पर शुरू किया है, और लोगों को उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। उनको अनाज में उन्नति हो रही है, अनाज के उत्पादन में उन्नति हो रही है, और लोग वहाँ के किसान इस कार्य से बहुत ही खुश है। चूँकि हमारे प्राकृतिक संसाधन तेजी से समाप्त हो रहे हैं, इसलिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। उसने कहा कि हमारे जो प्राकृतिक नेचुरल जो चीज़ें हैं, वो सारी नेचुरल चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, इसलिए हमको कोई तो आर्टिफिशियल चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि पवन ऊर्जा से बिजली बनाई जा सकती है। पवन ऊर्जा, पवन यानी कि उस एनर्जी से हम लोग क्या करें कि वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग बना सकते हैं। ऐसे सुझाव गवर्नमेंट को हमारे लोग दे रहे हैं, साइंटिस्ट दे रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स जो है या जो कहेंगे कि जो स्पेशलिस्ट है, वो क्या कर रहे हैं, हमारे पर्यावरण को आगे बढ़ाने की या उसको शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन नेक्स्ट मंडे बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई क्लास।